Commerce School. How are you all doing? I hope you are all doing well. And today I'm welcoming you back to the OCM lecture. And now we will learn about the second management thinker. We have already learned about the Henry Fayol's 14 principles of management. And today we are going to learn about the second management thinker and his name is Frederick Winslow Taylor. शॉर्ट में इनको बोला जाता है FW टेलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. हम इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इनके जो 6 प्रिंसिपल्स है, हेनरी फयोल ने डेवलप की थी 14 प्रिंसिपल्स, इन्होंने डेवलप किए 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, टेलर बोला जाता है. टेलर, इनका बर्थ हुआ था 1856 में और 1950 में ही लेफ्ट अस, वॉज एन अमेरिकन. वो कौन थे? एक टेलर है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर मींस FW टेलर कौन थे? एक अमेरिकन थे. हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैकेनिस्ट इन मिडवेल स्टील वर्क्स. उन्होंने अपना करियर एक मैकेनिक के जैसे स्टार्ट किया था एक कंपनी में जिसका नाम था मिडवेल स्टील वर्क. ओके, अमेरिका में थी वो कंपनी. हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैकेनिस्ट. मैकेनिस्ट मींस एक मैकेनिक के जैसे काम किया इन अ मिडवेल स्टील वर्क्स. मिडवेल स्टील वर्क में उन्होंने एक मैकेनिक के जैसे अपना करियर स्टार्ट किया. ठीक है, फिलाडेल्फिया में भी उन्होंने एक करियर के जैसे मैकेनिक के जैसे काम किया एंड ग्रेजुअली. ठीक है, एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मींस धीरे धीरे, स्लोली, थ्रू हिज हार्ड वर्क, उन्होंने कंटिन्यू वो अपने हार्डवर्क के थ्रू एंड प्रोग्रेस करते रहे. हार्डवर्क एंड प्रोग्रेस. ओके, प्रोग्रेस के जरिए अपना हार्डवर्क करते रहे, उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ द चीफ इंजीनियर. और वो कहाँ पर? तो उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, एक चीफ इंजीनियर के तौर पर उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई. ही इंट्रोड्यूस्ड हिज ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक डाटा. वो हमेशा साइंटिफिक डाटा के बारे में सोचते, मीन्स कोई भी काम एकदम परफेक्ट तरीके से करते थे, एकदम साइंटिफिक प्रूव्ड मेथड्स की बेसिस पे वो करते थे. वो ट्रायल एंड एरर मीन्स ऐसे करके देखा, तुक्का लगा के देखा, हो गया तो ठीक है, ये तरीका उन्हें अच्छा नहीं लगता था. वो हमेशा साइंटिफिक तरीके से काम करते थे. तो क्या था? ही इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक डाटा. उन्होंने साइंटिफिक डाटा के बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए, जो आज सब जगह पर मैनेजमेंट के तौर पर, प्रिंसिपल्स के तौर पर वो गाइड करते हैं. वो प्रिंसिपल्स हर एक मैनेजर को. टेलर्स अप्रोच टुवर्ड्स द मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट. जो टेलर का अप्रोच है, जो उनका नजरिया है मैनेजमेंट की तरफ, टुवर्ड्स द मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उनका कैसा नजरिया? साइंटिफिक मैनेजमेंट. इस वजह से उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. मीन्स टेलर का अप्रोच कैसा था टुवर्ड्स द मैनेजमेंट? मैनेजर की तरफ देखने का अप्रोच बोलिए, नजरिया बोलिए, कैसा था? इज टर्म्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इस वजह से उनके अप्रोच को क्या बोला जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है. जो हम पढ़ चुके हेनरी फ्यूल का, उनको बोला जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट. ओके, तो क्या है? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. उन्होंने जो भी मैनेजमेंट की फील्ड में जो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया. फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट थॉट्स. उन्होंने जो भी मैनेजमेंट थॉट्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए जो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, अपना योगदान दिया, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन your answer will be Frederick Winslow Taylor. And if the question comes in exam that who is the father of the modern management, then your answer must be Henry Fayol. All right. Then after, टेलर ने क्या किया? टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक अप्रोच उनका था. उनका अप्रोच कैसा था? साइंटिफिक था. तो टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी, जो टेलर की मैनेजमेंट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, वो कैसी है? इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. वो किस पर बेस्ड है? इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. वो हमेशा साइंटिफिक तरीके से सोचते थे और काम करते थे साइंटिफिक तरीके से. ओके, दिस थ्योरी involves the application of the scientific approach to decision making and solving them at the same time. वो कभी भी किसी भी अप्रोच को, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसे देखते थे? वो साइंटिफिक तरीके से देखते थे, उसको साइंटिफिक तरीके से क्या करते थे? सॉल्व करते थे, और वो एकदम वेल रिजल्ट निकलता था उसका. This theory involves the application of the scientific approach to the decision making. वो हमेशा कोई भी डिसीजन लेते थे तो साइंटिफिक तरीके से सोचते थे एंड देन सॉल्विंग देम एट द सेम टाइम. वो उसी टाइम सॉल्व कर देते थे. Okay, means he was so perfect in his field. According to the Taylor, टेलर के हिसाब से हम क्या देखते हैं? According to the Taylor, problems should be solved by the scientific technique rather than the rule of the thumb and the trial and error method. उनका ऐसा मानना है कि जो साइंटिफिक मेथड हम जो फॉलो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है?
मीन्स कोई एक पर्टिकुलर मेथड होता है किसी भी चीज को करने के लिए, एकदम सही एक मेथड, लेकिन सही मेथड होता है हर एक काम करने के लिए। तो हमें डायरेक्टली वो अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे कर करके देखना और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना। तो और पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, साइंटिफिक सिस्टम की बेसिस में एक पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट करके वो काम पूरा करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टेलर, प्रॉब्लम्स शुड बी सोल्व्ड बाय द साइंटिफिक टेक्निक्स रेदर देन द रूल ऑफ द थंब। रूल ऑफ द थंब मीन्स क्या, जो हम बोलते हैं ना, मीन्स पर्सनल जजमेंट आप बोल सकते हैं। रूल ऑफ थंब को क्या बोल सकते हैं, पर्सनल जजमेंट बोल सकते हैं। उसके बेसिस पर नहीं करना चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक्स के बेसिस पे शुड बी सोल्व बाय द साइंटिफिक टेक्निक्स। उनका क्या कहना है कि प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स शुड बी सोल्व बाय द साइंटिफिक टेक्निक। किसी भी प्रॉब्लम को साइंटिफिक टेक्निक के अकॉर्डिंगली सोल्व करना चाहिए, रेदर देन मीन्स ना कि रूल ऑफ थंब मीन्स ऐसे पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर। एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ट्रायल एंड एरर अप्रोच मीन्स करके देखना, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। तो उनका कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करो, कोई भी डिसीजन लो तो कैसे करना चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक के बेसिस पे करना चाहिए, मीन्स बाय अडॉप्टिंग द वन पर्टिकुलर करेक्ट मेथड किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ वी विल लर्न अबाउट द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट provided by the Frederick Winslow Taylor after so many experiment observations and the practiced by the so many managers in the whole world. They have developed the 6 principles of management. Okay, now we will learn about scientific principles provided by the Frederick Winslow Taylor one by one in detail. Okay, so there are total 6 principles of the management, scientific principles of management. Now first we will learn about the 3 and then after 3. Okay, what is the first principle of the scientific management? That is the scientific principle of management, that is the science not rule of thumb. इसका मतलब क्या, साइंस मीन्स एकदम परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, रूल ऑफ थंब मीन्स पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या बताया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी, जब भी हम फॉर्म की इफिशियंसी बढ़ा रहे होते हैं, द रूल ऑफ थंब मेथड भी शुड बी सब्स्टिट्यूटेड। रूल ऑफ थंब मेथड को हम रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे विद द मेथड डेवलप्ड थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस। जो हमने साइंटिफिक एनालिसिस के बाद जो मेथड डेवलप किया है वो मेथड हम फॉलो करेंगे, ना कि पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर कोई भी मेथड फॉलो करेंगे। ओके, तो क्या दिया इन्होंने, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मींस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी, जब हम ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी बढ़ा रहे हैं, द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड। उसको हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसके साथ, विद द मेथड डेवलप्ड थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस। साइंटिफिक एनालिसिस के बाद जो मेथड डेवलप हुआ उसकी जगह पर हम मतलब वो मेथड लेकर आ जाएंगे, किसकी जगह पर, पर्सनल जजमेंट मेथड की जगह पर। ओके, क्या दिया आपको, रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। मैनेजर की जब पर्सनल जजमेंट पे कोई डिसीजन लिया जाता है, दैट इज नॉन एज द रूल ऑफ थंब मेथड, जो कि सही नहीं है, ठीक है। उसकी जगह हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड फॉलो करना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द टेलर, टेलर के हिसाब से ईच जॉब शुड बी परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द साइंटिफिक अप्रोच। टेलर का क्या कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जॉब, कोई भी काम एज पर द साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू करना चाहिए, मीन्स साइंटिफिक नजरिए से करना चाहिए सॉल्व। एज देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब क्या है, हर एक काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो हमें वो डिटेल में वो प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है और वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें वो वन बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है। वन बेस्ट मेथड टू डू एनी वर्क हर एक जगह पर रहता है, कोई भी काम करने का एक बेस्ट तरीका रहता है, जिसे हम बोलेंगे साइंटिफिक अप्रोच। मीन सिलेक्टिंग द वन बेस्ट मेथड फॉर एक्टिविटीज कैन रिजल्ट इन सेविंग द टाइम। जब हम अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा हमने, अकॉर्डिंग टू द टेलर ईच जॉब शुड बी परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली डिटेल में एनालिसिस करके वो सिचुएशन को, वो प्रॉब्लम को हम एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करेंगे। एज देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड जरूर होता है, जो हमें शायद पता नहीं होगा, तो लेकिन हम डिटेल में जाके एनालिसिस करेंगे सिचुएशन का, प्रॉब्लम का, तो हमें वो वन बेस्ट मेथड फाइंड मिल जाएगा, ठीक है। As there is always one best method to maximize the efficiency. Then after selecting one best method, जब भी हमें एक one best method select करने से क्या होगा, एक तो काम अच्छे से होगा, टाइम कम से कम लगेगा, राइट। Selecting one best method for activities can result in saving the time, effort, money and the resources.
इससे हमारा टाइम की सेविंग होगी, हमारा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हम तो वो खत्म हो जाएगा, मनी कम लगेगी और रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा। ओके, तो फर्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कोई भी काम एक साइंटिफिक तरीके से, मतलब एक वन बेस्ट मेथड लेके करना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब मतलब पर्सनल जजमेंट की बेसिस पर या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड की बेसिस पर नहीं करना चाहिए। मीन्स तुक्का लगा के कर रहे हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, मीन्स ऐसे नहीं काम करना चाहिए। कभी भी एक काम को सही तरीके से करना चाहिए, एक वन बेस्ट मेथड अडोप्ट करके बात करना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। देन आफ्टर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स क्या, हार्मनी मीन्स पीस एंड नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी फॉर्म में कैसा होना चाहिए, पीस रहना चाहिए, मीन्स शांति रहनी चाहिए, हेल्दी रिलेशंस रहने चाहिए, ना कि डिस्कॉर्ड मीन्स किसी तरह की कोई झगड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। ओके, क्या दिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच के रिलेशंस कैसे रहने चाहिए, पीसफुल रहने चाहिए, शांतिपूर्वक रहने चाहिए। किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग, मन मुटाव, कुछ किसी तरह के प्रॉब्लम ना तो एम्प्लॉय के मन में मैनेजर के प्रति होनी चाहिए, ना मैनेजर के मन में एम्प्लॉय के प्रति होनी चाहिए। किसी भी तरह की गलत भावना या फिर उनके बीच में किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। उनके बीच का रिलेशन कैसे होना चाहिए, हार्मनी। व्हाट डू मीन बाय हार्मनी, हार्मनी मीन्स उनके बीच में शांति रहनी चाहिए, पीस रहना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी द हार्मनी, क्या रहनी चाहिए, हार्मनी रहनी चाहिए, मीन्स पीस रहना चाहिए, मीन्स शांति रहनी चाहिए उनके रिलेशंस के बीच में, बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट। उनके बीच में मतलब उनके रिलेशंस के बीच में कैसा रहना चाहिए, हार्मनी रहनी चाहिए, उनके रिलेशंस एकदम अच्छे रहने चाहिए, हेल्दी रहने चाहिए। ओके, दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। अगर उनके बीच में हार्मनी है, उनके बीच में अगर अच्छा रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है, विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग, तो उससे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। क्या मिनिमाइज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह के झगड़े कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। किन के बीच में मिनिमाइज हो जाएंगे, बिटवीन द एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। ओके, perfect understanding between the employees and the management will helpful in creating the healthy work environment for achieving the desired goals, that is success। means कभी भी मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय को समझ के लेना चाहिए और एम्प्लॉय ने मैनेजमेंट को समझ के लेना चाहिए। मतलब उन लोगों ने एक दूसरे का अच्छा करना चाहिए, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज का अच्छा करना चाहिए और एम्प्लॉय ने फर्म के लिए काम करना चाहिए, 100% अपना प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट। अगर उनके बीच के रिलेशंस अच्छे हैं, वो एक दूसरे को समझ के लेते हैं, विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द हेल्दी वर्क। फिर उनके फर्म का एनवायरमेंट कैसा रहेगा, हेल्दी एनवायरमेंट रहेगा, मीन्स अच्छा एनवायरमेंट रहेगा, राइट, फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल्स। ताकि गोल्स अचीव करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, उनके बीच का रिलेशन कैसा रहेगा, एकदम हेल्दी रहेगा, दैट इज सक्सेस। उनके बीच में क्या आएगा, फर्म में क्या आएगा, सक्सेस आएगा, ग्रोथ होगा, फर्म प्रोस्पेरिटी आएगी फर्म में। Organization should think about the maximum prosperity of the employees also। जैसे एम्प्लॉय फर्म के लिए काम करता है तो फर्म ने ये समझना चाहिए कि एम्प्लॉय की पर्सनल कुछ जरूरत होगी तो उसे वो क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। जब कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो वो अपना गारंटी 100% कॉन्ट्रीब्यूशन फर्म में देगा। तो एम्प्लॉय ने फर्म के अच्छे के लिए काम करना चाहिए और फर्म ने एम्प्लॉय के। जब एक दूसरे के बीच के रिलेशन अच्छे होंगे तो फर्म का एनवायरमेंट कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा और सब काम अच्छे से होगा। ओके, फर्म ग्रोथ कर पाएगा, फर्म का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा और सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। तो क्या है हमारा सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल, क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, देन आफ्टर थर्ड प्रिंसिपल इज द मेंटल रिवोल्यूशन। या मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स व्हाट, मेंटल मीन्स एटीट्यूड उनका चेंज हो जाए। उनके मतलब किनके बीच में, जो मैनेजर और एम्प्लॉय है, बॉस एंड एम्प्लॉय, ठीक है, तो उनके बीच के रिलेशंस कैसे रहने चाहिए, उनका एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव रूड एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। मतलब मैं उन दोनों ने समझना चाहिए कि दोनों भी जरूरी है, जितना मैनेजमेंट जरूरी है उतना ही एम्प्लॉय जरूरी है, और एम्प्लॉय को ये समझना चाहिए कि अगर मैं जरूरी हूँ तो मैनेजर का गोल्स कितने जरूरी है। ओके, क्या है, दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन, ये प्रिंसिपल किस पे एम्फसाइज करता है, दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों का भी एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति। दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति कैसा रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर उनका बिहेवियर पहले से रूट था एक दूसरे के प्रति तो क्या उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। उनका बिहेवियर एक दूसरे के प्रति, उनका एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज ने और मैनेजमेंट ने दोनों ने ये बात समझनी चाहिए कि फर्म में दोनों की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है,
दे शुड गिव द फुल कॉपरेशन फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लॉइज ने पूरा का पूरा कॉपरेट करना चाहिए, 100% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि फर्म की सक्सेस हो, क्योंकि अगर फर्म की सक्सेस होगी तो इम्प्लॉय की ऑटोमेटिकली प्रोस्पेरिटी होगी, राइट। क्या दिया है, दे शुड गिव द फुल कॉपरेशन, क्या करना चाहिए, उन्होंने फुल कॉपरेट करना चाहिए फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्म के गोल्स अचीव करने पे ध्यान देना चाहिए। दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिट, और जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय अगर काम करेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी, उसके वेजेस बढ़ेगी, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाएंगे, राइट। तो क्या, दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिट, तो इससे उसकी खुद की फर्म की प्रोडक्टिविटी और अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका खुद का भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, मेंटल रेगुलेशन, दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड से कुछ भी हासिल नहीं होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए ताकि इंप्लॉय काम कर सके फर्म के लिए, फर्म के ऑब्जेक्टिव जब पूरे करेगा तो उसके खुद के ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। और ऑन द अदर साइड मैनेजमेंट ने भी इंप्लॉय का सोचना चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम देना चाहिए, शिफ्ट में काम करना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट रखना चाहिए, और जो भी चीजें सिक्योरिटी के लिए या फिर जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अदर देन द सैलरी, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय क्या रहेगा, खुश रहेगा और अपना सेटिस्फाइड तरीके से जब वो काम करेगा। ओके, तो ये हमारे 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड नाउ वी विल लर्न अनदर 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, now here are another 3 principles of management. Okay, cooperation not individual. Fourth principle of the scientific management is the cooperation not individual, means हर किसी ने एक दूसरे के साथ क्या करना है, हर किसी ने मीन्स फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉइज और मैनेजर ने एक दूसरे के साथ क्या करना, कोऑपरेट करना। सिर्फ इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मीन्स सिर्फ अपना अपना देखना। अगर मैनेजर बोलेगा सिर्फ मैं मेरा देखूंगा या फिर एम्प्लॉय बोलेगा मैं मेरा देखूंगा, तो इस तरीके से बिजनेस नहीं हो पाएगा, इस तरीके से किसी भी फर्म में काम नहीं हो पाएगा। तो हर किसी ने सिर्फ इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। ओके, दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस ऑन द म्यूचुअल दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस ऑन द म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन द वर्कफोर्स। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए अलग अलग वर्कफोर्स के बीच में। जितना भी वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स 2 है हमारे पास, एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट, दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन रहना चाहिए। ड्यू टू द कॉपरेशन, कॉपरेशन से क्या होता है, ड्यू टू द कॉपरेशन ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एटसेट्रा, इंटीग्रल कॉम्पिटिशन विल टर्न इनटू द हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर हमारे बीच अगर इन्वायरमेंट की, अगर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज के बीच में कॉपरेशन है, ट्रस्ट है, टीम स्पिरिट है उनके बीच में, तो उनके बीच का इंटरनल कॉम्पिटिशन है वो खत्म होकर एक हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशंस गिवन बाय द एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट ने कभी भी जो एम्प्लॉइज के बताए हुए जो सजेशंस है उनको अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो डिसीजन अच्छा हो सकेगा। ठीक है, तो इनको भी क्या करना चाहिए, एम्प्लॉइज को भी क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। कभी उनको डिसीजन लेते टाइम तो उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। एक तो एम्प्लॉइज को लगता है कि हाँ मैं फर्म में कुछ मायने रखता हूँ, और दूसरा एक डिसीजन और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स क्या है, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशंस। कौन देगा ये सजेशंस, गिवन बाय द एम्प्लॉइज। कहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल द रिस्पेक्ट। सिर्फ एम्प्लॉय से काम नहीं करवा के लेना है, एम्प्लॉइज को एक जैसे क्या हम वो फैमिली मेंबर है, जैसे वो फर्म का एक मेंबर है, तो उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए और उसको हर तरीके पे आगे रखना चाहिए। मीन्स उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल द रिस्पेक्ट। हर तरीके से एम्प्लॉइज को भी इंटीग्रल पार्ट मानना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे जितना कि मैनेजर ने एम्प्लॉइज के लिए करना चाहिए, उनसे उनके सजेशंस लेनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करना चाहिए, मेंबर का एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर मानना चाहिए। इन द सेम वे एम्प्लॉइज की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने भी कॉपरेट करना चाहिए। कैसे, एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज शुड रेजिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गोइंग ऑन द स्ट्राइक्स। एम्प्लॉइज क्या करते हैं, उनके कोई भी मांग पूरी ना हो तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, लॉकआउट कर देते हैं लोग, जो कि सही तरीका नहीं है, तो उन्होंने स्ट्राइक वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। एंड मेकिंग द अननेसेसरी डिमांड फ्रॉम द मैनेजमेंट, और कुछ भी डिमांड नहीं मांगनी चाहिए मैनेजमेंट से कि हमारी सैलरी इतनी बढ़ा के दो। एक रीजनेबल तो ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। दे शुड ट्रीट ईच अदर एट द 2 पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों नहीं, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं
कि मैनेजर ने एम्प्लॉइज को भी उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो एम्प्लॉइज ने भी समझना चाहिए कि मैनेजमेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने स्ट्राइक वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। और उन्होंने देखना चाहिए दोनों ने कि वो दोनों भी फर्म की क्या है, टू पिलर्स है। एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट आर द टू पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात तो उन दोनों को भी समझ में आनी चाहिए। ओके, सो समझ में आया सब लोगों को। फोर्थ प्रिंसिपल, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड देन आफ्टर फिफ्थ प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब काम बांटा जाता है तो उनको क्या बांटनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांटनी चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को जब जब काम डिवाइड करके दिया जाता है तो उनको क्या देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, राइट। क्या है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। जब हम काम को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, शुड बी अकम्पाइंड विद डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजर। उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बंटनी चाहिए कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉइज की है। ओके, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी अकम्पाइंड मीन्स उसके साथ साथ में और क्या होना चाहिए, विद द डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होनी चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजर। किसके बीच में, एम्प्लॉइज और मैनेजर के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होनी चाहिए। मेजर प्लानिंग इज डन ऑन द टॉप एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज, राइट। Top level management means the manager of the whole firm and the middle level manager means the manager of the departments, right. उन्होंने क्या करना चाहिए, वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। टॉप मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। मेजर प्लानिंग इज डन ऑन द टॉप एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज, जबकि उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, लोअर लेवल, है ना। एम्प्लॉइज करते हैं ना उनको एग्जीक्यूट, मीन्स उसको जो प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट, उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एम्प्लॉइज करेंगे। वेयर एज एम्प्लॉइज आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। तो एम्प्लॉइज का काम क्या है, जब प्लानिंग करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्लानिंग इज अ मेंटल वर्क, राइट। तो वो कौन करता है, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल करता है। उनको एग्जीक्यूट किसे कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसे एक्चुअली में करेगा कौन, एम्प्लॉइज करेंगे, राइट। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देयर सुपीरियर्स। अब जो एम्प्लॉइज काम करेंगे तो उनका रिपोर्टिंग उन्हें किसको देना पड़ेगा, अपने बॉस को, सुपीरियर्स को देना पड़ेगा। तो सुपीरियर जिस तरीके से बोलेगा कि हमें उस तरीके से रिपोर्टिंग करो, तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, उस तरीके से रिपोर्टिंग करेगा, राइट। द एम्प्लॉइज इज द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देयर सुपीरियर्स, राइट। सुपीरियर जैसा जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वैसा कौन करेगा रिपोर्टिंग, ये जो भी एम्प्लॉइज है वो रिपोर्टिंग करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जैसे सुपीरियर्स गाइड करेंगे। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉइज। मैनेजर ने कभी भी एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए एम्प्लॉय का कि वो और अच्छा काम कर रहा है, तो ताकि वो और उसके अंदर क्या रहेगा, मतलब वो एक मोटिवेशन क्रिएट होगा, कि एनकरेज हो जाएगा वो कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो और अच्छा करेगा वो, राइट। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉइज। उसको कुछ इंसेंटिव देने चाहिए, कुछ बोनस देना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। इट हेल्प्स द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स, इट हेल्प्स द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स एज वेल एज द एम्प्लॉइज। इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज का टॉप मैनेजर क्या काम कर रहा है, मैनेजर का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, उसको प्लानिंग करना है, राइट। प्लानिंग इज नॉट डन बाय द एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉय का काम क्या है, उसको एग्जीक्यूट करना है। इससे दोनों का परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, और जब उनका परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव होगा तो फर्म का ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। मीन्स फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। सिर्फ एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट का भी काम रहता है। मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो वो उसे कुछ कर सकते हैं नहीं, तो प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ओके। देन आफ्टर सिक्स्थ एंड द लास्ट principle, scientific principle of the management is the development of employer and the employee for the greatest efficiency and the maximum prosperity. अब जब एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का जब डेवलपमेंट होगा, तभी वो फर्म के लिए 100% और इफिशिएंटली कंट्रीब्यूट कर पाएगा, राइट। क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द स्किल्स एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जब भी किसी भी फर्म का, किसी भी एम्प्लॉय का बेस्ट परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करता है, किसी भी एम्प्लॉय के स्किल्स पर और उसकी कैपेबिलिटीज पर, राइट। क्या दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी किसी भी फर्म का अगर बेस्ट परफॉर्मेंस है तो वो किस पे डिपेंड करता है, ऑलवेज हमेशा डिपेंड करता है किस पे, ऑन द स्किल्स एंड द कैपेबिलिटीज। किस स्किल्स और कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है, किसकी, ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बहुत हद तक किसी भी एम्प्लॉय की स्किल और उसकी जो स्किल्स है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि फर्म कितना अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है, राइट। Thus providing training and development programs to the employees whenever required is very essential. जब आप फ्रेशर लेकर आ रहे हैं
जब आप किसी ऐसे पर्सन को लेकर आ रहे हैं जिसको ने अभी सिर्फ डिग्री हासिल की है, उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। या फिर जब आप उसको बहुत ऊंचे लेवल पे प्रमोशन दे रहे हैं तब उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, राइट। टाइम टू टाइम उसको क्या लगती है, ट्रेनिंग लगती है, ताकि वो अपडेटेड रहे, उसकी नॉलेज अपडेटेड रहे, राइट। क्या है, thus providing training and development programs to the employees। जब हम एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देंगे और उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करेंगे, वेन एवर रिक्वायर्ड इज वेरी एसेंशियल, तो उनके स्किल्स और उनकी कैपेबिलिटीज और बढ़ जाएगी। इट अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे और फर्म की क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, फर्म का प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा। इट अल्टीमेटली, आखिरकार क्या होगा, इट अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन द ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। हर एक एम्प्लॉय को एक मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, चांस मिलना चाहिए, ताकि वो अपना इफिशिएंसी दिखा सके। सिर्फ उसको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज कोई भी एम्प्लॉय अपने आप में एक अच्छा रहता है, तो उसको क्या देना चाहिए, टाइम टू टाइम चांस देना चाहिए। एक तो each employee should be given the proper opportunity to attain the greater efficiency and maximum prosperity, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके, गोल्स अचीव कर सके। इस तरीके की उसको क्या देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब एम्प्लॉई अपने आप को इफिशिएंटली इंप्रूव कर लेगा तब वो फर्म को क्या देगा, मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी एंड इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। Okay, so these were the 6 scientific principles of management provided by the Frederick Winslow Taylor. I hope you all understood. Still you are having any doubt, you tell me in the comment box. Okay, और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। Okay, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हमारा जस्ट एक टॉपिक बाकी है इस चैप्टर का, दैट इज टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे साइंटिफिक मैनेजमेंट को हमें करने को एक आइडिया मिलता है। ओके, फॉर्म को कैसे मिलती है, टेक्निक्स है, तो वो हम पढ़ेंगे। ओके, और चैनल को सब लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, सारी वीडियो शेयर कीजिए ताकि बच्चों की हेल्प हो सके, स्पेशली इन द लॉकडाउन। और चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ओके, ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हेनरी फॉल्ड के 14 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट थे, इन द सेम वे ये प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। Okay, till then, take care. Goodbye. Thank you so much. Bye bye.